Hello, dear scholars. Class 9th, Chapter 2 of Civics, Constitutional Design. तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर को एज एन होल, राइट? सारे मेन पॉइंट्स, मेन टॉपिक्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द क्वेश्चन आंसर्स आई विल बी डिस्कसिंग हेयर विद यू. अगर उसके बाद भी कोई ऐसा पर्टिकुलर पैराग्राफ है या कोई ऐसा टॉपिक है वेयर आर यू डाउटफुल, देन यू कैन कॉमेंट डाउन. Okay, so let's move with the chapter. And here, welcome you all again in Vandana's study studio, right? So first is about the constitution. Constitutional design की बात हम कर रहे हैं, तो भी constitution होता क्या है? So simply, when we talk about the constitution, the supreme law of the country containing the fundamental rules governing the policy and society in a country is called constitution. And this constitution is as the book of law. तो यही constitution हमारा क्या है? ये basically a book of law जहाँ पर सारे law लिखे हुए हैं और उसी को follow करके पूरा system run करता है, right? So constitution is simply a set of rule and regulation which is binded in the form of book. ये simple सी line आप अपनी earlier classes से पढ़ते आए हो. And this is simply a constitution. Now you learn to both the concept. जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, define the constitution. So a set of written rules that are accepted by all people living together in a country. Supreme law that it determine the relationship among the people living in a territory and also the relationship between the people and all the government. Or you can write the set of rule and regulation binded in the form of book which should be followed by each and every citizen of the country. So it could be the exactly you need to define when there is a question is about what is constitution. अब इस चैप्टर में हम कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करने के पहले बात करेंगे अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन की. और क्यों करेंगे? बिकॉज योर एनसीईआरटी इज स्टार्टिंग विद एग्जांपल ऑफ साउथ अफ्रीका, अपार्थाइड सिस्टम ऑफ साउथ अफ्रीका, एंड दैट कंट्री आल्सो फॉर्म देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन एंड विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सेट अप अ न्यू सेट ऑफ रूल्स. ठीक है, तो किसी भी कंट्री को अगर आप देखते हैं आज की डेट में, एवरी डेमोक्रेटिक कंट्री इज हैविंग इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन. तो डेमोक्रेटिक सिस्टम पर्टिकुलर रूल रेगुलेशन को फॉलो करता है जहां पर कंसर्न से गवर्नमेंट बनती है. या पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, व्हाट इज डेमोक्रेसी, वेयर गवर्नमेंट इज बाय कंसर्न. तो यहां पर हम अपार्थाइड सिस्टम से शुरू करेंगे चैप्टर को. अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज अपार्थाइड मींस. अभी अपार्थाइड होता क्या है? दिस इज बेसिकली अ सिस्टम ऑफ अ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, राइट? व्हाट इज अपार्थाइड? अपार्थाइड मींस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, मींस ऑन द बेसिस ऑफ रेस, यानी ब्लैक है, व्हाइट है, कलर्ड पीपल हैं, इस बेसिस पे इनके साथ क्या किया जाता था? डिस्क्रिमिनेशन, इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती थी अफ्रीकन को. तब जब ब्रिटिशर्स वहां पर रूल कर रहे थे. सो Here in this chapter, the topic is starting with the same. और यहाँ पर हम एक इंपॉर्टेंट लीडर के बारे में पढ़ते हैं जिन्होंने साउथ अफ्रीका को इस अपार्थाइड से फ्री करवाया. He was Nelson Mandela, साउथ अफ्रीका. So he was as a great hero जिसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया अफ्रीका को फ्री करवाने के लिए. ठीक है, so let's move with the apartheid system. Democratic constitution in साउथ अफ्रीका की अगर हम बात करते हैं तो that was the further slide. Structure against the apartheid system. अब ये apartheid system था क्या? ये apartheid system where we are talking about the racial discrimination. अपार्थाइड सिस्टम जहां पर कि ब्लैक और व्हाइट के बीच में बाउंड्रीज बन गई थी, डिफरेंस एरियाज हो गए थे एंड ब्लैक वर नॉट ट्रीटेड इक्वली. अब एरियाज को भी डिवाइड कर दिया गया था, हर चीज को डिवाइड कर दिया गया था, ब्लैक के लिए अलग और व्हाइट के लिए अलग. तो स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड. अब ये जो अपार्थाइड सिस्टम था, पीपल वर सफरिंग अ लॉट बिकॉज मैनी डिस्क्रिमिनेशन वर गोइंग ओवर देयर. तो इसके लिए ऑब्वियसली अफ्रीकन्स ने फाइट की और उनको बहुत अच्छे लेवल पे लीड किया था नेल्सन मंडेला ने. सो अपार्थाइड वाज द नेम ऑफ द सिस्टम ऑफ अ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एज आई टोल्ड यू लास्ट ऑल्सो, यूनिक टू साउथ अफ्रीका एंड अ लार्ज नंबर ऑफ वाइट्स. अब प्रॉब्लम क्या थी? जो वाइट थे, हु वर द वाइट्स? वाइट किसको कह रहे हैं हम? वाइट वर द ब्रिटिश. जो ब्रिटिश पीपल थे दे वर नोन एज वाइट. अब ये जो व्हाइट थे ये अफ्रीकन को ब्लैक बुलाते थे. ब्लैक क्यों बुलाते थे? कलर कॉम्प्लेक्शन, उनका कलर, यानी आपने देखा है ना अफ्रीकन्स ब्लैक होते हैं. सो ओवर दैम दे स्टार्टेड रूलिंग द व्हाइट पीपल. जिस जो ब्रिटिश थे वहाँ पर वो रूल कर रहे थे, व्हाइट पीपल थे. सो दे स्टार्टेड रूलिंग ओवर द अफ्रीका एंड द अफ्रीकन्स जो कि ब्लैक प्रोनाउंस किए जाते थे. द सिस्टम ऑफ द अपार्थाइड डिवाइडेड द पीपल एट द लेवल देम ऑल्सो बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर. अब ये जो रेसिस सिस्टम था बेसिकली मेनली डोमिनेटेड और ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर, क्योंकि वो काले दिखते थे उनको काला ब्लैक बोल दिया जाता था. ब्रिटिशर्स कलर कॉम्प्लेक्शन वाइट होता था तो उनको गोरे होते थे तो उनको वाइट बोल दिया जाता था. उनकी कॉलोनीज अलग होती थी और जो मिक्स थी उनको कलर्ड बोल दिया जाता था. अब नेटिव पीपल ऑफ द अफ्रीका ब्लैक इन कलर एंड मेड अप ऑफ अबाउट 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन. कितना कंसिस्ट करते थे? 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन एंड वर कॉल्ड द ब्लैक्स. बिसाइड दीज 2 ग्रुप्स वर ऑल्सो देयर. अब इसके अलावा कुछ माइग्रेटेड लोग भी हैं और उन सबको, यानी कुछ अदर कंट्रीज से आए हुए, लाइक सम फ्रॉम स्पेन, सम फ्रॉम इंडिया, सम वर बेसिकली नेटिव ऑफ द अफ्रीका. अब ये सब मिल करके क्या कहलाए? कलर्ड. So these different communities and groups were living there in Africa. अब finally उनके बीच डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा था. They were segregated in almost all the areas. हर जगह उनको segregated किया हुआ था, मतलब उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन भी होता था, उनके एरियाज भी अलग थे, उनको इक्वल प्लेस नहीं दी जाती थी. So the apartheid system, struggle against the apartheid is given in your book. तो here we need to understand कि किस तरह से फिर उन्होंने मैनेज किया. सो द अपार्थाइड सिस्टम वॉज पर्टिकुलरली ऑपरेसिव फॉर द ब्लैक्स. अब सबसे ज़्यादा ये किसके लिए था? ब्लैक, क्योंकि मेजर तो वही थे ना नेटिव वहाँ के. दे वर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग विद द वाइट एरियाज. अब एरियाज को, सपोज ये एरिया है, इसको उन्होंने क्या कर दिया था? डिवाइड कर दिया. ये ब्लैक पीपल हो गए और ये वाइट पीपल हो गए. तो इस तरह से डिवाइडेड हो गए एरियाज और इसमें ब्लैक को एंट्री करने की परमिशन नहीं थी. ब्लैक वाइट्स के एरियाज में नहीं जा सकते थे.
वेयर दे वर डिस्क्रिमिनेटेड। अब यहाँ पर ये पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं बुक में, दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इज फॉर 5 मार्क्स। तो इन विच एरियाज दे वर सेग्रेटेड, व्हेन यू हैव अ क्वेश्चन व्हाट वर द डिफरेंट फील्ड्स वेयर दे वर सेग्रेटेड, तो कहाँ कहाँ पे सेग्रेटेड थे? सिंपल, ट्रेन, बसेस, टैक्सी, होटल्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स एंड कॉलेजेस, लाइब्रेरी, सिनेमा हॉल्स, यानी इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, स्विमिंग पूल्स, एवरीवेयर दे वर डिस्क्रिमिनेटेड। यानी ब्लैक पीपल के अलग एरियाज थे, व्हाइट लोगों के साथ ट्रेन में ये नहीं बैठ सकते थे, बसेस में नहीं बैठ सकते थे, हॉस्पिटल्स इनके लिए अलग थे, व्हाइट का स्कूल्स अलग थे। सो दे वर कंप्लीटली सेग्रेटेड। सेग्रेशन मतलब अलगाव, सेग्रेट करना, अलग कर देना, right? Since 1950 the black, colored and Indian fought against the apartheid system. अब फाइनली क्योंकि वो हर जगह उनको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था, तो ऑब्वियसली हमें तो भाई बुरा भी लगेगा और गुस्सा भी आएगा ना कि हमें हमारी ही कंट्री में, अब सपोज हमारे ही घर पे आकर के कोई हमारे ही ऊपर रूल करेगा और हम ही से काम करा रहा है और हम ही को एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो ऑब्वियसली वी वुड बी एग्रेसिव इन सच अ कंडीशन। तो इसी तरह से ये अफ्रीकन भी फाइनली यूनाइट हुए टू अपोज दैम। सो सिंस 1950, व्हेन 1950, अफ्रीका को इंडिपेंडेंस काफ़ी बाद में मिली थी बच्चा, हमारे भी बाद में। सो सिंस 1950 द ब्लैक, कलर्ड एंड द इंडियन फॉट अगेंस्ट द अपार्थाइड सिस्टम। अब जो माइग्रेटेड वहाँ पर थे, मोस्ट ऑफ इंडिया से थे, तो सभी लोगों ने मिल करके वाइट के अगेंस्ट जो है स्ट्रगल किया। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, अब यहाँ पर पर्टिकुलर पार्टी जो काम कर रही थी, एक्टिवली लीड कर रही थी, इट वाज द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी, ANC। किसने लीड किया था? ANC वाज द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन दैट लीड टू द स्ट्रगल अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ द सेग्रेशन। अब सबसे पहले तो इन्होंने क्वेश्चन उठाया कि भाई आपने ये एरिया सेग्रेट कर रखे हैं, आप अफ्रीका में आए हो, आप तो इंग्लैंड से यहाँ आकर के बस गए, हमारी जमीन को हमारे से ही आपने डिवाइड कर लिया। और पता है आपको, जो अच्छी अच्छी लैंड थी वो सब ब्रिटिशर्स अपने फेवर में रखते थे, और जो बेकार वाली लैंड थी, अनउपजाऊ, जिस पर कुछ उगता भी नहीं था, वो पर्टिकुलर ड्राई एरियाज ब्रिटिशर्स क्या कहते हैं इनको, नेटिव अफ्रीकन को दे दिए थे। तो इस तरह से बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन थे, उनको कहीं पे एंट्री भी इक्वली नहीं दी जाती थी। सो दे सफर्ड अ लॉट। तो इस अपार्थाइड सिस्टम से इनको बहुत नुकसान पहुंचा और बहुत इनको बुरा भी लगा, भाई उनका जो डेली लाइफ था, प्रोसीजर, वो खत्म हो रहा था। सो हियर अ लीडर नेल्सन मंडेला केम एंड played a very important role to sort out or solve this problem. So democratic constitution के लिए काम हुआ, that the democratic constitution is in South Africa. Nelson Mandela being tried of the treason by the white South African government. अब ऑब्वियसली जैसे इंडिया में की इस स्पीचेस में आपने पढ़ा है, पिछले क्लासेस में आपने पढ़ा है, तो नेल्सन मंडेला लाइक गांधी जी एज अ लीडर है, नेल्सन मंडेला एज अ लीडर, तो क्योंकि वो लीड कर रहे थे, लोगों को अवेयर कर रहे थे उनके राइट्स के बारे में, तो सबसे पहले उनको क्या कर दिया? जेल में डाल दिया गया। सो बाय ही वाज दैट नेल्सन मंडेला बीइंग ट्राइड फॉर ट्रेजन। ट्रेजन का मतलब क्या होता है बेटा? हिस्ट्री में भी पढ़ा था आपने फर्स्ट चैप्टर में। ट्रेजन मतलब अपने ही देश के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप जब हम पे लगता है, तो दैट इज ट्रेजन। तो यही ट्रेजन का चार्ज किसके ऊपर लगा दिया गया था? नेल्सन मंडेला के ऊपर, राइट, कि अपने ही लोगों को ये बहका रहा है, भड़का रहा है, जबकि वो तो लीड कर रहे थे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने अपने हिसाब से लॉ बना दिया और उनको वहाँ से ट्रेजन के बेसिस पे निकाल दिया, भाई इसको जेल में डाल दो, क्योंकि लीडर को जेल में डाल दोगे तो बाकी अपने आप स्लो हो जाएंगे। ही and 7 other leaders were sentenced to life imprisonment in 1964 for trying to oppose the apartheid regime in his country. और उनको उनके साथ ही 7 other leaders जो उनको एक्टिवली लीड करते थे साथ में, मतलब नेल्सन मंडेला के साथ जो बाकी 7-8 मेन अदर लीडर्स थे, इन सबको उठा करके डाल दिया गया जेल में। दैट क्यों डाल दिया गया? दैट फॉर डेयरिंग टू अपोज द अपार्थाइड रिजाइम इन हिज कंट्री। अफ्रीका में जो ये अपार्थाइड रिजाइम चल रहा था, इन्होंने इस सिस्टम के अगेंस्ट आवाज उठाई। तो कैसे ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की रूल के अगेंस्ट जाके बात कर रहे हैं, कैसे? दिस क्वेश्चन वॉज देयर, और इसी के लिए उनको डाल दिया गया जेल में। सो ही स्पेंड द नेक्स्ट 28 years. फॉर हाउ मेनी ईयर्स ही रिमेन इन जेल? ही रिमेन इन द जेल फॉर द नेक्स्ट 28 years इन साउथ अफ्रीकाज मोस्ट ड्रेडेड प्रिजन, रॉबिन आइलैंड। अंडरलाइन फॉर द MCQ ऑल्सो। कौन सी जेल में रखा गया था नेल्सन मंडेला को? रॉबिन आइलैंड जेल में वो वहाँ पर रहे। अब ये स्ट्रगल उन्होंने किया, एंड फाइनली अ लॉट ऑफ स्ट्रगल। कांग्रेस पार्टी जो थी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी लीड कर रही थी, नेल्सन मंडेला एज अ मेन लीडर देयर, लोगों को अवेयर किया गया, उनके राइट्स के बारे में काफ़ी एफर्ट्स किए। सो टुवार्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, नाउ दे पीपल अंडरस्टूड दैट विदाउट द राइट्स दे वर हेल्पलेस। जब तक हमारे पास कोई राइट ही नहीं होगा तो हम क्या बोलेंगे, किसको बोलेंगे, है ना? अगर आपको कंप्लेन भी करनी है तो कंप्लेन करने का राइट तो होना चाहिए, और किसको जाके करोगे ये आपको पता होना चाहिए। तो सिमिलरली दे अंडरस्टूड कि जब हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अपना बनेगा तब हमारे पास राइट्स होंगे और तब हम अपने लिए बोल सकते हैं। सो नाउ देयर स्ट्रगल एंड डिमांड वॉज फॉर अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। एज प्रोटेस्ट एंड स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड हैड इंक्रीज, द वाइट रिजाइम चेंज इट्स पॉलिसीज, डिस्क्रिमिनेटरी लॉज वर रिपील्ड, बैन ऑन पॉलिटिकल पार्टीज एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मीडिया वर लिफ्टेड. After 28 years of imprisonment, Nelson Mandela walked out of jail as a free man, and finally at the midnight of the 26th April 1994, the new national flag of the Republic South Africa was unfurled, marking the newly born democracy in the world. So in this way,
ये आपको दिया है टुवार्ड्स द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। जब एक नए कॉन्स्टिट्यूशन के लिए उनके स्टेप हुए तो पहले ये सारी चीज़ें हो गई, राइट। क्या स्टेप्स हुए थे? स्ट्रगल किया कांग्रेस पार्टी ने, सारे लोग एक्टिवली यूनाइटेडली ब्रिटिश पावर के अपोज में आए। एज अ रिजल्ट जब ब्रिटिशर्स ने देखा भाई 100% पॉपुलेशन जब हमारे अगेंस्ट है, ये हमारे ऊपर रूल ही फॉलो नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली था क्या बेटा, अफ्रीकन सिंपल थे, सीधे थे, तो ब्रिटिशर्स को लगा कि यहाँ पर रूल करना आसान है। रूल क्यों करना चाहते थे? क्योंकि अफ्रीका रिच था मिनरल वाइज, मिनरल्स वहाँ पर नेचुरल रिसोर्स के फॉर्म में जब हम मिनरल्स स्टडी करते हैं तो अफ्रीका इज रिच इन मिनरल्स। तो उसी चीज़ का फायदा उठाने के लिए ब्रिटिशर्स ने सोचा क्यों ना यहाँ पर रहकर इन्हीं से काम करा करके बढ़िया से भी प्रॉस्पेरिटी को अपनी कंट्री तक गेन किया जाए। तो जितना भी एक्सप्लॉइटेशन अफ्रीकन के साथ हो रहा था उन्होंने उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाई। अफ्रीकन कांग्रेस पार्टी लीड कर रही थी, नेल्सन मंडेला मेनली थे, बट नेल्सन मंडेला बाद में जेल आ गए, बट बाकी लोग अब एक्टिव हो चुके थे। एंड बाय सीइंग दैट पर्टिकुलर कंडीशन, दैट पीरियड ऑफ टाइम कि भाई सारी पॉपुलेशन इनके वाइट ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो चुकी है, तो अब इनको निगोशिएट करना पड़ा। क्या निगोशिएट करना पड़ा कि भाई इन्होंने अपार्थाइड सिस्टम वाली जो पॉलिसीज था रिजाइम उसको चेंज करने के लिए प्लान किया, काफ़ी रूल्स बदले, डिस्क्रिमिनेटरी लॉज जो इनके बीच में बने हुए थे उसको रिपेल्ड किया, पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस थे उसको हटाया। 28 ईयर्स के इम्प्रिजन के बाद फाइनली, क्योंकि लोग चाहते थे कि भाई हमारा लीडर जो हमें लीड कर रहा था हमारी ही फ्रीडम के लिए, सबसे पहले उसको फ्री करवाना जरूरी है, तो जब ये डिमांड गई तो फाइनली 28 ईयर्स के बाद नेल्सन मंडेला को भी जेल से फ्री कर दिया गया। एंड फाइनली द डे इन साउथ अफ्रीका दैट इन 26 अप्रैल 1964, तो फाइनली अफ्रीका में ये वो दिन था जब उनका नेशनल फ्लैग उन्होंने अपना राष्ट्रीय झंडा फहराया। दैट वाज द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका वाज अनफर्ल्ड, मार्किंग द न्यूली बॉर्न डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। तो फाइनली इनको इंडिपेंडेंस मिल गई, राइट। डेमोक्रेटिक रूल्स इन साउथ अफ्रीका, फिर नए डेमोक्रेटिक रूल बनाए गए, नए कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर काम हुआ। तो क्या डेमोक्रेटिक रूल्स थे? दैट ब्लैक लीडर्स अपील टू फेलो ब्लैक्स टू forgive the whites for the atrocities they had committed while in power। अब वो चाहते तो यानी अब ब्लैक के हाथ में पावर आ गई तो व्हाइट को उठा के जेल में डाल सकते थे, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने क्या कहा, द लीडर्स अपील टू फेलो ब्लैक टू फॉरगिव द वाइट्स, कि वो गलत नहीं है, उनके अंदर जो गलतियां हैं वो चीज़ गलत है, तो हमें उन गलतियों को, उन बुराइयों को ख़त्म करना है। ये मंडेला जी की स्पीच का एक पार्ट था। सो एट्रोसिटीज़ दे हैड कमिटेड वाइल इन पावर, उनसे कहा गया कि जो भी कुछ उन्होंने करा अपने रूलिंग पीरियड पे, उनकी जो बुराइयां थी हमें अभी उसको छोड़ देना चाहिए, फॉरगिव कर देना चाहिए उस चीज़ के लिए। सेकेंडली दे सेड लेट अस बिल्ड अ न्यू साउथ अफ्रीका बेस्ड ऑन इक्वालिटी ऑफ ऑल रेसेस एंड मैन एंड वुमेन। हाईलाइट किए हुए आपको मेन पॉइंट्स यहाँ पर। तो इक्वालिटी ऑफ ऑल रेसेस यानी अभी तक उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था अफ्रीका में, अभी अफ्रीका में उन सबको इक्वल राइट्स, इक्वल स्टेटस देने की बात हो रही थी, मैन एंड वुमेन, क्योंकि वुमेन को मोस्टली बहुत बहुत बाद में जाके राइट्स मिलते हैं, लेकिन अफ्रीका क्योंकि फ्री बहुत बाद में हुआ तो इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन बना वो भी बहुत बाद में बना, राइट। तो इनका कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही बढ़िया था, इसमें मैक्सिमम हमसे भी ज़्यादा राइट्स इन्होंने अच्छे अच्छे ऐड कर रखे थे। ऑन ए डेमोक्रेटिक वैल्यूज, सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स। After 2 years, they came out with the new one of the finest constitution of the world has ever had। अब भाई जो सबसे, अगर हम बात करेंगे कि 50 साल पहले और 50 साल बाद वाली चीज़ों में, नए प्रोडक्शन में या कोई भी चीज़ नहीं आई है तो उसमें अंतर क्या है, तो आपको खुद से समझ में आ जाएगा, क्योंकि 2 साल में बहुत अंतर नहीं आएगा, बट 50 ईयर्स के गैप में तो बहुत डिफरेंस आ जाएगा ना। तो बाकी मोस्ट ऑफ कंट्रीज़ बहुत पहले रिपब्लिक सिस्टम के फॉर्म में एमर्ज हो चुकी थी, लेकिन अफ्रीका का नंबर बहुत बाद में आया और बाद तक काफ़ी डेवलपमेंट हो चुके थे, काफ़ी सारे राइट्स वाज कंसीडर एज इम्पॉर्टेंट एंड रिक्वायर्ड, तो उन सबको ही अफ्रीका ने कंसीडर किया इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सो दैट इज़ अ रीज़न इट इज़ नोन एज द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। यही रीज़न है कि ये क्या कहलाता है, फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड के फॉर्म में ये कहलाता है। दिस कॉन्स्टिट्यूशन गेव टू द सिटीजन द मोस्ट एक्सटेंसिव राइट अवेलेबल इन एनी कंट्री। बहुत सारे ऐसे नए राइट इसमें ऐड हो चुके थे जो कई सारी कंट्रीज़ में लोगों के पास नहीं थे, नॉट इवन इन इंडिया ऑल्सो। तो बहुत ही आइडल और बहुत ही बढ़िया कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली अफ्रीका का बना, ठीक है। अपार्थाइड सिस्टम चल रहा था, उसके अगेंस्ट फाइट किया, नेल्सन मंडेला लीड कर रहे थे, बट उनको ट्रेजन का चार्ज लगा के डाल दिया गया था जेल में। एंड देन आफ्टर देयर वाज अ स्ट्रगल कंटिन्यू आफ्टर दैट, एंड फाइनली ब्रिटिशर्स वर फोर्स टू निगोशिएट और उन्होंने काफ़ी सारी पॉलिसीज चेंज की, नेल्सन मंडेला को भी फ्री कर दिया, एंड फाइनली अफ्रीका बिकेम फ्री बनने के बाद उन्होंने बनाया अपना कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने सबके लिए अच्छे और इक्वल राइट रखे। दैट इज़ अबाउट द अफ्रीका, ठीक है। तो अब अफ्रीका में ये हुआ, तो अभी आपको समझ में आ गया व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। क्लास 8th में आप पढ़ के आए हो व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही होगा। डेमोक्रेसी का मतलब है गवर्नमेंट विद कंसर्न, तो इसके लिए जरूरी था कि कुछ रूल्स, सेट ऑफ रूल्स बना लिए जाएं। सो व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? Here are the points why do we need this constitution. All countries that have constitution are not necessarily democratic, but all the countries that are democratic will have a constitution. Justify it. It may be a question is for 3 marks, ठीक है, या फिर आपसे सपोज 5 मार्क्स में पूछ लिया जाए, तो आपको डिस्कस करना है। इसको डिस्कस कैसे करेंगे, क्या बताएंगे, यानी क्वेश्चन विल बी जस्टिफाई।
ये जो गिवन स्टेटमेंट है इसको जस्टिफाई करो कह रहा है। तो आपको क्या जस्टिफाई करना है कि ये जो लिखा हुआ है क्या ये सही है। ऑल कंट्रीज दैट हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट नेसेसरीली डेमोक्रेटिक। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिस कंट्री में अगर हम कहें यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है, अब बताओ यहाँ पर डेमोक्रेसी होगी, मोनार्की होगी या कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन है तो ज़रूरी नहीं है कि डेमोक्रेसी होगी, क्योंकि आपने पढ़ा था ना फ्रांस में भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी, रिपब्लिक नहीं था सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी। मोनार्की के अंदर में भी हल्का फुल्का कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं, इट्स नॉट रिक्वायर्ड दैट इफ द कंट्री इज हैविंग इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोर्स देयर विल बी द democratic system also. It is not mandatory, but at the same time it's very necessarily the democratic, but all the countries that are democratic will have constitution. अगर कंट्री रिपब्लिक है, डेमोक्रेटिक है, तो इट इज़ मैंडेटरी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ही काम करेगी, क्योंकि ये रिपब्लिक सिस्टम का इंपॉर्टेंट फीचर है कि वहाँ पर सेट ऑफ रूल्स बना दिए जाते हैं और वही सेट ऑफ रूल्स हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है. सो इफ देयर इज अ इंडिपेंडेंट कंट्री देन श्योरली देयर इज अ डेमोक्रेटिक सिस्टम. डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ कोर्स इज विद द कॉन्स्टिट्यूशन. तो कोई कंट्री इंडिपेंडेंट हो चुकी है, रिपब्लिक हो चुकी है और वहाँ पर हम कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी है, तो ऑफ कोर्स डेमोक्रेसी है तो कॉन्स्टिट्यूशन होगा ही होगा, बिकॉज क्योंकि डेमोक्रेसी हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग रन करती है. ठीक है, तो ये आपको शॉर्ट एक्सप्लेन में डालना है. एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट अबाउट द 3 मार्क क्वेश्चन. 5 मार्क्स की इतनी इंपॉर्टेंस इसकी नहीं है, बट इज फॉर 3 मार्क इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये तो हो गई कहानी अफ्रीका की. अब हम बात करते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के. तो मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट वाज नॉट ईजी टास्क. बहुत सारी चीज़ें उस समय चल रही थी जब इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की भी बात हुई. सो द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ ह्यूज एंड अ डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया वाज नॉट अ ईजी अफेयर. अब अगर हम बाकी कंट्रीज़ को देखते हैं तो कुछ कुछ कंट्रीज तो बहुत ही छोटी हैं. इवन वन ऑफ द स्टेट हमारा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये स्टेट इतने बड़े बड़े हैं कि इसके अंदर 3-3 4-4 कंट्री आ जाएंगी. आप सोचो इतने सारे स्टेट्स हमारी कंट्री के अंदर है, तो हमारी कंट्री काफ़ी अच्छी बड़ी है, राइट. पॉपुलेशन वाइज तो बड़ी है ही, आपको पता है, एरिया वाइज भी बहुत बड़ी है. एट द सेम टाइम डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं. तो ऐसी कंडीशन में रूल्स बनाना आसान नहीं है. ठीक है, सपोज मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ. आपकी क्लास में हम क्लास 1st का, 4th का, 8th का, 10th का, 9th का, मतलब क्लास 1 से लेके 8th तक के सारे बच्चों को, एज ग्रुप को अगर हम एक क्लास में बैठाएं तो सबका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या सेम होगा? नहीं होगा ना, डिफरेंट होगा. तो हमें होमवर्क देते वक्त, अगर हम उनको प्रोजेक्ट दे रहे हैं तो हमें होमवर्क देते वक्त उसमें कैटेगराइज करना होगा 3 to 4 मैक्सिमम. ठीक है, तो 3 कैटेगरीज बनानी पड़ेंगी, लाइक 1st, 2nd, 3rd के लिए एक, 4th, 5th के लिए एक, 6th to 8th के लिए एक मेथड और पैटर्न हम सेलेक्ट कर लें. तो इसी तरह से डाइवर्सिटी अगर कंट्री में बहुत ज़्यादा है तो डिसीजन लेते वक्त इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि कोई भी ग्रुप छूट ना जाए, सबके लिए डिसीजन इक्वली जा सके. एट दैट टाइम द पीपल ऑफ इंडिया वर एमर्जिंग फ्रॉम द स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट टू द इंडियन सिटीजन. द कंट्री वॉज बॉर्न थॉट अ पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजियस डिफरेंसेज. अब ठीक उसी पीरियड पे 1946 सबसे पहले हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को कॉन्स्टिट्यूट कर लिया गया था. एंड एट द सेम टाइम उसी समय पे हमारी कंट्री का डिवीज़न भी हुआ 1947 पे. 47 जब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई उसी समय पे एक और कंट्री को इंडिपेंडेंट मिली एज अ पार्टीशन. इट वाज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. अब इस पार्टीशन में भी काफ़ी पंगा हुआ, बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ और फाइनली ना काफ़ी लोग मारे गए और काफ़ी रिफ्यूजी बन के इंडिया आए. सो दोज ऑल वर, यानी यहाँ पर जितनी बची हुई मुस्लिम कम्युनिटीज़ थी उनसे कहा गया कि उनको पाकिस्तान बुलाया गया और वहाँ से इंडिया हिंदूज़ को उन्होंने उठा करके यहाँ भेज दिया. अब उनके पास, यानी जो अभी तक, पहले तो इंडिया एक था ना, तो उस वाले एरिया में जितने लोग रहते थे अदर रिलीजन वाले, उनको पुश किया गया कि आप यहाँ से अब हट जाओ, यहाँ पर ये कम्युनिटी पूरी हमारी है. तो मेनी ऑफ द रिफ्यूजीज ऑल्सो रीच हियर इन इंडिया. अब उन सब के बारे में भी ध्यान रखना था. द ब्रिटिश हैज़ लेफ्ट इट टू द रूल्स ओवर द प्रिंसली स्टेट टू डिसाइड वेदर दे वांटेड टू मर्ज विद द इंडिया और विद द पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट. अब बेटा ये याद रखना है, ये आपके सामने ना वो सारी कंडीशंस भी हैं जो कि जस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले पीरियड पे थी. दीज वर एज अ डिफिकल्टीज. ठीक है, इनको आप एज अ डिफिकल्ट एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो. ओके, दिस यू हैव टू रिमेंबर. व्हाट वर द डिफिकल्टीज, क्या क्या डिफिकल्टीज थी, यहाँ पर शॉर्ट में डाल दिया. सो व्हाट वर द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाला एक ग्रुप बनाया गया, वो कहलाया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये सारे प्रॉब्लम्स फेस किए. तो सो इंडिया इन द 1947 में इंडिया का जो मैप था वो थोड़ा सा आपको चेंज मिलेगा, नेम अलग अलग मिलेंगे आपको. और अभी यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वाला जो पार्ट था, अर्लियर इट वाज एज द पार्ट ऑफ द कंट्री, लेकिन बाद में ये पाकिस्तान वाला पार्ट यहाँ से हट गया डिवीज़न के थ्रू, ये यहाँ से चला गया 1947 पे. द पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन. अब कॉन्स्टिट्यूशन बनने के लिए जब स्ट्रगल चल रहा था, एफर्ट्स चल रहे थे, तो ये इतना आसान नहीं था. कई सारे लेवल पे कंसर्न लिए गए, कई सारी मीटिंग, डिबेट, डिस्कशन हुआ.
Our national movement was not merely a struggle against the foreign rule, it was also a struggle to regenerate our country and to transform our society to politics. दो दो चीज़ें साथ चल रही थी, एक तरफ तो फ्रीडम फाइट चल रहा था, दूसरी तरफ वही कंट्री को हम कैसे रीजेनरेट कर सकते हैं, एक नया भारत रीजेनरेट, फिर से किसी चीज़ को बनाना, फॉर्म करना। अभी तक तो सब कुछ ब्रिटिशर्स के हिसाब से था, अब हम कैसे नए स्टेट्स बनाएंगे, रूल्स क्या होंगे, यानी सब कुछ एक नया नया गणतंत्र, न्यू रिपब्लिक सिस्टम, अ न्यू इंडिया वॉज गोइंग टू बी फॉर्म्ड। देयर वॉज द स्ट्रगल, स्ट्रगल किस चीज़ को लेकर के था, क्योंकि जो लीडर्स मेंबर्स थे उनमें से कुछ की ओपिनियन अलग थी। देखो हम सब एक साथ तो नहीं सोच सकते ना, हमारा इंटरेस्ट और ओपिनियन एक दूसरे से अलग हो सकती है। सो देयर वर ऑल्सो द शार्प डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन विद इन द फ्रीडम स्ट्रगल अबाउट द पाथ इंडिया शुड टेक आफ्टर इंडिपेंडेंस। भाई हमें स्टेट्स को मर्ज कर देना चाहिए, कौन सी लैंग्वेज हमें लेनी चाहिए, इंग्लिश को मेन लैंग्वेज ले लें या हिंदी को एज अ नेशनल लैंग्वेज बनाया जाए। नंबर ऑफ क्वेश्चंस वर देयर, रिफ्यूजीज को कैसे करना है, तो इसमें लेकर के लोगों की अलग अलग ओपिनियन थी, तो ये भी कई बार क्लैश होने लगता था। इट वॉज ऑल्सो अ टफ सिचुएशन इन फ्रंट ऑफ द पीपल। सच डिफरेंसेस एग्जिस्ट इवन टुडे ऑल्सो, और ये डिफरेंसेस तो हमेशा ही रहेंगे क्योंकि हमारी सोसाइटी ही डाइवर्सिटी बेस्ड है ना। 7 to 8 रिलीजन्स आर लिविंग टुगेदर, मोर देन 1600 लैंग्वेजेस स्पोकन बाय द पीपल, अलग अलग एक्सटेंट उनके आते हैं, अलग अलग हम कहते हैं ना बोलियाँ सब मिला के, तो इतने सारे लोग बोल रहे हैं, और एक ही रिलीजन के अंदर में फिर बहुत सारे डिफरेंट कल्चर, कस्टम, रिचुअल्स का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो डिफरेंसेस तो एग्जिस्ट आज भी करते हैं और ये खत्म नहीं हो सकते हैं ऐसे। बट थिंग इज दैट simple differences there is no problem, but if there are differences at a higher level then it create the social division। जैसे differences on the basis of religion, तो social division को ये create करेगा। otherwise differences तो हमेशा रहेंगे, कोई rich है, कोई poor है, कोई fat है, कोई thin है, right, कोई highly educated है, कोई low educated है, तो बहुत सारे differences हैं, and number of differences, and we are living together, no problem। problem तब होती है जब religious differences hyper हो जाते हैं। Yet some basic ideas had come to be accepted by almost everyone। In 1928 when the first time efforts were done to make our constitution, so in 1928 Motilal Nehru with the 8 other Congress leaders, ये लोग आपस में बैठे, इन्होंने first time, right, this was the period when first time the constitution was planned कि भाई किस तरह से basic rule क्या होने चाहिए, तो उसका equality, liberty, democratic system यानी democracy, ये ideas adopt कर लिए गए थे उसी समय पे, और उन्हीं को फिर आगे हमने लिया जब 1946 दोबारा से ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रॉपरली फॉर्म्ड हुई और फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन बना। 1931 द रिजोल्यूशन एट द कराची सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिवोल्व्ड ऑन हाउ इंडिपेंडेंट इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन शुड लुक लाइक। अब इसके बाद अगला सेशन 28, 30, उस समय स्पीड अप नहीं था ये चीज़ें, क्योंकि उस समय तक तो इंडिपेंडेंस भी नहीं मिली। 1929, 30 वो पीरियड था जब इकोनॉमिक डिप्रेशन कंट्री में चल रहा था, तो उस समय ना बड़ी टॉर्मल कंडीशन थी। तो उसी समय पे जब कराची सेशन हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्वेल्ट ऑन हाउ इंडिपेंडेंट इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी लाइक। अब डिमांड चलती थी कई सारी, और कुछ ऐसे सेशंस हुए थे जहाँ पर गांधी जी को भी इन्वाइट किया गया था। तो कराची सेशन जब कांग्रेस का हुआ निगोशिएशन के लिए, तो वहाँ पर भी इस टॉपिक पे डिस्कस किया गया कि भाई किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए, किस तरह से, हमारा मतलब है व्हाट द पर्टिकुलर बेसिक्स, राइट्स, ड्यूटीज should include there in the constitution. So both three documents were committed to the inclusions of universal adult franchise, right to freedom and equality, and to protecting the right to minority in the constitution of independent India। अब इसके साथ ही साथ right to equality की बात जब हुई, तो minority के rights को कैसे protect किया जाए, इसके बारे में भी ज़रूर से discussion हुआ, that to protecting the rights of minority, equality ध्यान रखते हुए इस बात का ध्यान रखना ज़रूर था कि minority group neglect ना हो जाए। Because some basic values were accepted by all leaders much before the constituent assembly meet to the deliberate on द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन पे जो डेलिब्रेशन होना था उसके पहले ही ना कुछ बेसिक आइडियाज़ ले लिए गए थे, इक्वालिटी, लिबर्टी, डेमोक्रेसी, राइट्स फॉर द माइनॉरिटी, ये सब कुछ पहले ही डिसाइड हुआ। सो द ब्रिटिश रूल हैड गिवन अ वोटिंग राइट ओनली टू द फ्यू। अब सो दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज फॉर्म्ड फॉर दिस लेटर ऑन। पहले तो 1928 में एफर्ट्स हुआ, बट फाइनली 1946 में ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म्ड की गई। सो द ड्राफ्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डन बाय द असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर हेल्ड इन जुलाई 1946। अब इसके लिए सबसे पहले इलेक्शन हुए, कब इलेक्शन हुए? जुलाई। जैसे हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं, जैसे बाकी विधानसभा इलेक्शन होता है, लोकसभा इलेक्शन होता है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए भी इलेक्शन हुआ, जहाँ पर लोगों को जो वोटिंग राइट था वो दिया गया। सबको नहीं था, विमेन को नहीं था, लेकिन जिनके पास भी था उन्होंने पर्टिकुलर जो इंटेलेक्चुअल ग्रुप था उनको सेलेक्ट किया। इट्स फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड इन दिसंबर 1946। अंडरलाइनिंग अगेन, व्हेन वाज इट कॉन्स्टिट्यूटेड? इलेक्शन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए जो इलेक्शन हुए वो कब हुए? जुलाई 1946 में। सो व्हेन वाज द फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड? अब ये बन चुका था, इसको बनने के बाद जो फर्स्ट मीटिंग हुई वो कब हुई थी? दैट फर्स्ट मीटिंग वाज इन 1946। ठीक है, 47 में हम आज़ाद हुए, फ्री हो गए थे, उसके एक साल पहले ही दिसंबर में ये फर्स्ट मीटिंग कंडक्ट करवाया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का।
Soon after the country was divided into India and Pakistan. दिसंबर के बाद जैसे 46 इस समय टॉर्मेल क्लैशेस चल रहे थे, डिवीजन की बात चल रही थी, पाकिस्तान अलग नेशन स्टेट के फॉर्म में एमर्ज होना चाहते थे लोग, करना चाहते थे उसको। तो फाइनली 1947 जब हमारी फ्रीडम की बात हुई तो जस्ट हमसे पहले किसको फ्रीडम मिल गई थी? पाकिस्तान वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द लैंड मास ऑफ इंडिया। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया एंड दैट ऑफ पाकिस्तान। अब ठीक उसी समय पे जिस समय पे अब जब शुरू में हुआ तो पाकिस्तान वाले पार्ट वो भी इंडिया का पार्ट था ना, जैसे पीछे मैप में आपको दिखाया, एक सेकेंड यहाँ पर देखते हैं, जैसे ये वाला पार्ट है। अब ये पार्ट बाद में तो अलग हो गया, लेकिन उस समय तक इस वाले पार्ट को भी तो इंडिया में ले रहे थे, तो जो मेंबर्स थे कुछ यहाँ से भी थे, तो यहाँ वाले जो मेंबर्स थे ये मेंबर्स क्या हो गए बाद में, फिर हट गए, आउट हो गए, मतलब रहने दिए गए। फिर तो इसको हम अंडू कर देते हैं, क्योंकि अब तो अलग आ गया नेशन, भाई उनका अलग देश इनका अलग देश, तो वो वाले मेंबर्स कम हो गए। एंड देन एक सेकेंड स्लाइड आगे, ओके। सो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फाइनली इट वाज विद that wrote our Indian Constitution with the 299 members. So finally, Constituent Assembly was formed. What is Constituent Assembly? Constituent Assembly means ये जो Constituent Assembly लिखा हुआ है, this is an assembly, जैसे एक ग्रुप होता है ना, तो इसी तरह से एक ग्रुप था, एक असेंबली थी, which was elected to फॉर्म्ड अवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए लोगों का, एक्सपर्ट लोगों का ग्रुप एक बनाया गया, उसको हमने कहा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एंड हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर? 299 मेंबर्स। रिमेंबर दिस, ओवरऑल 299 मेंबर्स वर देयर इन दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। द असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 20। और तो इसके ऊपर लगातार काम हुआ। अब ऐसा नहीं था एक दिन एक महीने में ये हो जाता। 1946 असेंबली बनी, उसके बाद 46, 47, 46 तो लास्ट ही हुआ एक्चुअली, काम तो 47 से ही हुआ, तो 47, 48, 49, 3 साल के आसपास का पीरियड अगर हम एग्जैक्टली काउंट करते हैं तो 2 years 11 month 18 days का पीरियड था, ठीक है। दैट वाज 2 years 11 months and 28 days। तो मतलब 3 महीने पूरे नहीं हुए थे, बट नियर बाई राउंड फिगर तो 3 महीने, सॉरी 3 साल की आ गई ना हमारी, तो एग्जैक्टली नॉट 3 years बट 2 years 11 month 18 days जितने में समय में ये पूरा हो पाया था। तो इस पूरे पीरियड पे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कईयों बार हर एक पर्टिकुलर लॉ को लेकर के मेनी डिस्कशंस वर देयर एंड अमेंडमेंट्स, कई बार उनको बदला जाता था डिस्कशन के बाद कि जब वो लोगों के इंटरेस्ट में नहीं लगता था। तो असेंबली अडॉप्टेड द फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हुआ, इतने लगभग 3 साल का समय, 2 years 11 month 18 days का टाइम लगा। एंड फाइनली 26 जनवरी 1949 को ये अडॉप्ट कर लिया गया और इम्प्लीमेंटेशन उसका आता है 1950 में, ठीक है। इन दोनों डेट्स में बच्चा कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, दीज आर द बोथ डिफरेंट डेट्स। अडॉप्ट का मतलब था जितना डिस्कशन होना था हो चुका था, अब वो फाइनलाइज हो चुका था कि नाउ इट्स डन, रेडी, राइट। तो वो अडॉप्ट कर लिया गया कि अब इसमें कुछ नहीं करना है, ये पूरा तैयार हो गया है। उसके बाद उसको अभी पावर में लाने के लिए प्रॉपर एक सेरेमनी के साथ इसको भाई लॉन्च किया जाएगा। इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन, इतने बड़े देश का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो एक पर्टिकुलर डेट और डे डिसाइड किया गया। सो दैट वॉज 26 जनवरी 1950। इस दिन पर्टिकुलर हमारे एक प्रॉपर सेरेमनी के साथ में इसको इम्प्लीमेंट किया गया और 1950 से हम आज तक उसी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। टू मेक दिस डे सेलिब्रेट एज द 26 जनवरी रिपब्लिक डे। अभी इतना बड़ा दिन था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जिसमें हमें इतने सारे राइट्स मिले, तो उस डे को सेलिब्रेट करना तो बनता है ना, तो उसको हम रिपब्लिक डे के फॉर्म में सेलिब्रेट करते हैं। अब बहुत सारे मेंबर्स इसमें थे, जैसे यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स दिखाए हुए हैं, बस इतने ही नहीं थे, बट ये वो दे रखे हैं जिन्होंने काफ़ी बड़ा अपना रोल प्ले किया। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग थे और कुछ लोग बाहर से, जैसे गांधी जी वॉज नॉट एक्चुअली द मेंबर ऑफ द असेंबली, याद रखना, क्योंकि गांधी जी तो एज अ हीरो थे ना नेशनल लीडर में, तो इसका मतलब ये नहीं था कि वो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे। कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, उनको ऐड कर देते हैं। तो गांधी जी वॉज नॉट एग्जैक्टली इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो कई सारे लोग और भी थे जिन्होंने अपना कंसर्न दिया था। नाउ व्हाई शुड वी एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन दैट वाज द मेनी ईयर्स बिफोर जो फॉर्म्ड हुआ था, उसको हम आज भी फॉलो कर रहे हैं, क्यों, क्या रीज़न है? इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये भी आपका 3 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स की वैल्यू रखता है, ठीक है। So the Constitution does not reflect the views of the member alone. It expresses the broad consensus और concern of the people of that period of time. ऐसा नहीं था कि राजा की मर्जी, उसने जो भी नियम बना दिए या 8-10 लोगों का ग्रुप था उन्होंने रूल बनाए, तो ये पूरी कंट्री के लोगों का कंसर्न दिखाता है। लोगों को फ्रीली इलेक्ट किया गया था और जिनको लोगों ने सेलेक्ट किया उन्हीं लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, है ना। तो ये बिल्कुल वैसा ही है। सपोज आप सोचो कि आपको अपने पेरेंट को बोला कि भाई ड्रेस ला दो और उसमें कुछ भी नुक्स निकलेगी, आपको पसंद नहीं आएगा, तो आप कहते हैं यहाँ से ऐसा नहीं है, इसमें एम्ब्रॉयडरी अच्छी नहीं है एंड सो ऑन, आपको ना नखरे दिखाने होंगे। और कई बार क्या होगा कि आप जब खुद किसी चीज़ को लेने जाते हैं और कई बार घूम के आप खुद से उसको परचेस करके लाते हैं और फिर आप किसी को कुछ बोल तो नहीं सकते क्योंकि सिलेक्ट तो आप ही ने किया है उसको, तो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं अगर उसमें कुछ नुक्स रह भी जाती हैं, राइट। कुछ शॉर्टकमिंग अगर आपको लगती भी है तो आपको लगेगा चलो यार मैंने ही लिया था उस समय, अब मेरे को फिर जाना पड़ेगा खुद, यानी ये एक फील होता है ना
खुद लिया होता है तो चीज़ें फिर अपने आप में कॉम्प्रोमाइज़ हम कर लेते हैं, लेकिन दूसरे ने लिया होता है तो हम ज़रूर से उसमें मिस्टेक्स निकाल देते हैं कि भी तुमने नहीं देखा था। तो कुछ ऐसी ही कहानी आप कॉन्स्टिट्यूशन के साथ लगा सकते हैं कि हमने जिन लोगों को इलेक्ट किया था उन्हीं लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, यानी हमने ही सेलेक्ट किया ना उनको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, तो इस बात का सेटिस्फैक्शन था हमें कि हमने अच्छे लोगों को चूज़ किया। Many countries of the world have had to rewrite their constitution after it because the basic rules were not acceptable to all. In some other countries, the constitution exists as the mere piece of paper. No one actually follow it. अब हमारे वहाँ पर ऐसा नहीं है, हमारे वहाँ पर और मोस्ट ऑफ कंट्रीज जो प्योरली डेमोक्रेटिक हैं, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम कहता है अकॉर्डिंगली कंट्री में काम होता है। तो बेसिकली रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, क्योंकि सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हो रहा है, तो रूल किसका है? इनडायरेक्टली अगर हम ये कह दें दैट देयर इज अ रूल ऑफ लॉ, लॉ का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन होता है, सिंपल याद रखो, लॉ मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, बुक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जिसको हम बोल रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग चीज़ें काम कर रही होती हैं। ये सिर्फ मेरा पीस ऑफ पेपर नहीं है, इट्स रियली द पावर। Over the last half a century, several groups have questioned some provision of the constitution. अब कुछ आर्टिकल्स उसमें ऐसे हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन, जैसे जम्मू एंड कश्मीर को अलग स्टेट की एक स्पेशल वैल्यू मिली हुई थी। इवन आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन भी अलग था। भाई एक ही कंट्री में एक ही कंट्री का स्टेट भी है, उसके बाद भी उसको एक अलग स्टेटस मिला, इवन उसका कॉन्स्टिट्यूशन भी अलग है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये उस समय इशू अलग रहा था, क्योंकि भाई ये इंडिया का जाएगा, पाकिस्तान का जाएगा, इस चीज़ को लेकर के जो इशू चले थे, तो तब से उसको एज इट इज छोड़ा गया। अब कॉन्स्टिट्यूशन में इस आर्टिकल को इम्प्रूव किया गया मोदी जी की गवर्नमेंट के थ्रू कि अब ओवरऑल एक ही रहेगा, अलग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहेगा, इस चीज़ को इम्प्रूव किया गया। इसी तरह से बहुत सारे अमेंडमेंट टाइम टू टाइम कॉन्स्टिट्यूशन में होते रहते हैं। तो जब भी क्वेश्चनिंग होती है उन पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर काम होता है पार्लियामेंट के थ्रू, कोई एक नहीं करता, ओवरऑल पार्लियामेंट बैठती है, डिस्कशन होता है, क्योंकि पार्लियामेंट में कौन है? हमारे इलेक्ट किए हुए रिप्रेजेंटेटिव, तो हमारे ही रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो उसको डिस्कस करते हैं। बट नो लार्ज सोशल ग्रुप और पोलिटिकल पार्टी हैज़ एवर क्वेश्चन द लेजिस्लेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। कभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्वेश्चन नहीं आया कि भाई ये खराब था, वो खराब था, किसी लॉ को लेकर के पर्टिकुलर आर्टिकल को लेकर के क्वेश्चनिंग हुई, उसको इंप्रूव करने की बात हुई, एडिशनल उसमें चीज़ें ऐड हो गई, रिक्वायर्ड था कुछ दो चार, उनको डिलीट कर सकते हैं, बट क्वेश्चन पे कभी ऐसा मार्क नहीं आया कि ये अच्छा नहीं है। The Constitution Assembly represented the people of India also, and there is no universal adult franchise at that time. A fair geographical share of the members also, यानी जब कॉन्स्टिट्यूशन के लिए मेंबर सेलेक्ट किए गए, हर एरिया से लोगों को लिया जाए, इस बात का ध्यान रखा गया ताकि पूरी जो नेशनल कांग्रेस है उसमें उसका एक प्रेजेंटेशन जा सके। द असेंबली हैड अ मेनी मेंबर हु डिड नॉट एग्री विद द कांग्रेस। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी थे तो कांग्रेस से एग्री नहीं करते थे। The assembly represented member from the different language group, caste, classes, religions and occupations. अब जो लास्ट के दोनों पॉइंट हैं इनको आपको इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है बच्चा, ठीक है। मेन पॉइंट्स वो हैं जो हमने अभी तक करे हैं, 1 2 3 4 5 6 ये जो ऊपर आपने देखे हैं। इट इज़ रिलेटिंग टू द टैक्स, आपके टैक्स में ये सारा दिया है तो इधर ऐड किया है, डिस्कशन के पार्ट में ले लिया है। सो इन दिस वे, अब यहाँ हम सारी चीज़ों को ऐड कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर्कड इन द सिस्टमैटिक, ओपन एंड वेरी कॉन्शियस वे, यानी हर किसी की बात को वैल्यू दी गई, इंपॉर्टेंस दी गई, ओपन था, सबके सामने चीज़ें हो रही थी। फर्स्ट सम बेसिक प्रिंसिपल्स वर डिसाइडेड एंड एग्रीड अपॉन एंड देन अ ड्राफ्टिंग कमेटी चेयर्ड बाय द भीमराव अम्बेडकर। सबसे पहले तो बेसिक आइडियाज़ जो हमने पढ़े थे कब ले लिए गए थे? 1928 में मोतीलाल नेहरू और अदर कांग्रेस लीडर्स के थ्रू। उसके बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसके चेयरपर्सन बने, ठीक है। फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनको कहा जाता है, किसको? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। ही प्रिपेयर्ड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक रफ फॉर्मेट बनाया उन्होंने कि कुछ इस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा। सेवरल राउंड्स ऑफ थ्रो डिस्कशंस टुक प्लेस ऑन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्लॉज बाय क्लॉज, कई सारे डिस्कशन हुए। अब ये सब आपको डिटेल में दिया है, आपको अगर पूरा समझना है चीज़ों को तो आपको अब डिटेल जाना होगा, तब आप आंसर को अच्छा कर सकते हैं। सो सेवरल राउंड थ्रू द डिस्कशंस टुक प्लेस ऑन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्लॉज बाय, एक एक करके पहले तो रफली लिखा, ऑन पेपर चीज़ों को नोट किया गया, डिस्कस किया गया, फिर चीज़ों को इंप्रूव करके एक आर्टिकल का फॉर्म दिया गया, फिर उसके ऊपर कंसर्न, डिबेट, डिस्कशन, सब कुछ चीज़ें फाइनलाइज हुई। जब फाइनलाइज हो जाता था कि हाँ नाउ इट्स ओके, तब उसको 1 by 1 क्लॉज बाय क्लॉज ऐड करते जाते थे और डिस्कशन भी साथ में चलता था कि ये सबके हित में हो, फॉर द बेटरमेंट ऑफ ऑल द सिटीजन, इस बात का ध्यान रखा जाता था। More than 2000 amendments were considered that the member of the deliberated for the 114 days. So how many days the meeting was deliberated? It was deliberated for 114 days. यानी इस लगभग 3 साल के पीरियड में बाकी टाइम वो चीज़ें कलेक्ट करते थे, अपने ग्रुप में डिस्कशन होता था। फाइनल जो असेंबली में एक ओवरऑल पूरे दिन की असेंबली होती थी वो 1 2 3 4 कितने दिन की हुई? 114 डेज में एक्चुअली हुआ, जब पूरा दिन ये ड्राफ्टिंग का वर्क हुआ, काम हुआ। सो अब ये सारी चीज़ें जब हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, सो वाई शुड वी नॉट एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन? हमारे सामने सब कुछ क्लियर पिक्चर है। एंड दीज ऑल रिकॉर्ड्स आर ऑल्सो प्रिजर्व्ड, जो भी कुछ डिस्कशन हुआ उसको ऑडियो फॉर्म में, रिटन फॉर्म में पूरे वॉल्यूम्स बने हुए हैं डिबेट और डिस्कशन के, कि कल को अगर कोई क्वेश्चन उठाता है किसी भी चीज़ को लेकर के तो वो सुन सकता है, पढ़ सकता है। लीगली इस चीज़ को रखा गया, पूरा ट्रांसपेरेंट रखा गया ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना रहे।
Every document presented and every word spoken in the Constitution Assembly has been recorded as the Constituent Assembly debate or it was under the 12 bulky volume, ताकि हमेशा लोग इस कॉन्फिडेंट में रहें कि भाई हमने चूज़ किया था और हमारे ही रिप्रेजेंटेटिव थे. सो फाइनली देयर वाज द डे विच वाज बेसिकली चेयर्ड बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और वो दिन जब हमारी कंट्री के लिए एक बहुत बड़ा और हिस्टोरिकल डे था. व्हेन इज इट इन 1950 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पावर में आ गया. ठीक है, कब आ गया था पावर में? इन 1950 इट केम इनटू पावर. अब गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे ऐसे फिलोसफिकल वर्ड स्टार्टिंग प्रेम्बल में ही दे दिए गए हैं जिसको कि हम गाइडिंग वैल्यूज कहते हैं. तो ये आपसे ना सेपरेटली क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, इज अबाउट द गाइडिंग वैल्यूज. वट वर द गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो कॉन्स्टिट्यूशन की गाइडिंग वैल्यूज क्या थी, ये यहाँ पर आपको मार्क किए हैं. तो वो आपको आपकी बुक में ना गाइडिंग वैल्यूज का पूरा चार्ट दिया हुआ है प्रेम्बल के साथ में. ठीक है, सो यू हैव टू रिमेंबर दैट ऑल द गाइडिंग वैल्यूज. तो ये हमारा प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है. फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगर हमें चेक करनी है तो हम इस प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को देख लेते हैं. इस प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में सारे आपको जो हाईलाइटेड वर्ड दिए हुए हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फेटर्निटी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये जितने भी आपके हाईलाइटेड वर्ड हैं इन सबको हम की वर्ड्स बोल सकते हैं, वैल्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं, और फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन्हीं को कहा जा सकता है. ठीक है, सो ऑल दीज हाईलाइटेड वर्ड्स आर एज द गाइडिंग वैल्यू ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये बन जाते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की गाइडिंग वैल्यूज. तो ड्रीम एंड द प्रॉमिस, बहुत सारे ड्रीम्स, डिज़ायर्स, एस्पिरेशंस थी, ना सिर्फ हमारे लीडर्स की बल्कि हर एक इंडिविजुअल सिटीजन की. सो महात्मा गांधी वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली येट देयर वर द मेनी मेंबर्स हु फॉलोड दिस हिज विजन. तो अब गांधी जी ने जो आइडिया दिया राम राज्य वाला, तो नॉन वायलेंस पे बेस्ड राम राज्य रीज़न जो ड्रीम था गांधी जी का, वो सिर्फ गांधी जी का ही नहीं, कई सारे उनके जो फॉलोअर्स हैं उन सबका ड्रीम था. और उनकी आइडियोलॉजी को, उनकी चीज़ों को भी कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सेप्ट किया गया. ऑफकोर्स वो उसके मेंबर नहीं थे. इन 1931 ही रोट हिज मैगजीन यंग इंडिया अबाउट व्हाट ही वांटेड द कॉन्स्टिट्यूशन टू डू. तो उन्होंने जो अपनी मैगजीन लिखी थी 1931 में, उन्होंने यंग इंडिया करके अपनी मैगजीन निकाली. तो इस मैगजीन में उन्होंने दिया था कि वो किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन चाहते हैं, यानी कैसा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए. इस पे उन्होंने अपनी अपने थॉट एक्सप्रेस किए, अपने विचार दिए. द ड्रीम ऑफ एन इंडिया दैट हैज़ एलिमिनेटेड इन इक्वालिटी वॉज शेयर्ड बाय डॉक्टर अम्बेडकर. और अम्बेडकर जी ने क्या कहा? अम्बेडकर जी ने बोला कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन मैं चाहता हूँ, मैं प्लान कर रहा हूँ, हम सब मिलकर प्लान कर रहे हैं जहाँ पर कोई इनइक्वालिटी ना रहे, कुछ अनइक्वल डिस्क्रिमिनेशन ना रहे, सबको इक्वल राइट्स मिल सकें. सो दैट फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिफ्लेक्टेड विथ फ्यू पर्टिकुलर वर्ड्स जो कि हमारे प्रेम्बल में दिए हैं. प्रेम्बल इज अ फर्स्ट पेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. व्हाट इज प्रेम्बल? द फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच सिंपली टेल द फिलॉसफी ऑफ होल द कॉन्स्टिट्यूशन. वो होता है प्रेम्बल. So valued that inspired and guided the freedom struggle and were amended that the preamble of the Indian Constitution. They guide that all article of Indian Constitution. This is called the preamble to the Constitution, and taking inspired from the American model, most countries have chosen begin their constitution with the preamble. तो ये चीज़ सबसे पहले किसने करी थी? अमेरिका ने जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उन्होंने अपने फर्स्ट पेज को एज अ preamble रखा. तो वहीं से बाकी सारी कंट्रीज़ ने भी इन चीज़ों को, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का ये फॉर्मेट सीखा और ऐसा ही बनाया. तो इंडिया ने भी सेम फॉर्मेट यूज़ किया कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे अपने राइट्स हैं, और फर्स्ट पेज वाज एज द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो यहाँ पर सारे हाईलाइटेड वर्ड्स. अब ये प्रेम्बल है, इसमें जितने भी वर्ड्स हैं, यानी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जस्टिस पे बेस्ड है, लिबर्टी पे बेस्ड है, इक्वालिटी पे बेस्ड है, फेटर्निटी पे बेस्ड है, डेमोक्रेटिक आइडियाज़ पे बेस्ड है. ये सब ये बता रहा है हमको. ठीक है, जो भी कुछ होगा उसमें इस बेसिस पे है. प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जब हम बात करते हैं तो उसमें आपको गाइडिंग वैल्यूज दिए हैं. व्हाट आर द गाइडिंग वैल्यूज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन? अब दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच कैन बी फॉर 5 मार्क्स एंड फॉर द 3 मार्क्स. ठीक है, तो यहाँ पर ये आपकी हैं गाइडिंग वैल्यू. सो दीज गाइडिंग वैल्यूज आर गिवन. ये पूरा चार्ट आपको आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं. यहाँ भी चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके इसको आप लर्न कर सकते हो. बेटर इज़ आपके सामने फ़ोन की स्क्रीन नहीं होनी चाहिए. आप नोट्स बनाएं और प्लीज़ अपनी कॉपी, रफ कॉपी, रिवीजन कॉपी, नोट्स कॉपी पे नोट डाउन करें. इससे आपको लिखने की प्रोसेस में भी लर्न होगा. सो वी द पीपल ऑफ इंडिया, जहाँ पर हम ये बात करते हैं कि किसको, जब हम वी द पीपल की बात कर रहे हैं तो उस कंट्री के नेटिव सिटीजन की बात हम कर रहे हैं. सॉवरेन का मतलब क्या होता है? सुप्रीम डिसीजन मेकिंग पावर को हम बोलते हैं, राइट टू मेक डिसीजन. इसके लिए एक टर्म यूज़ होता है सॉवरेन. तो अब इंडिया के पास अपनी, कोई बाहर का नहीं बनाएगा रूल हमारे लिए, हम खुद अपने लिए रूल बनाएंगे, ये बात थी. सोशलिस्ट का मतलब है दैट वेल्थ इज ओरिजिनेटेड सोशली एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय द सोसाइटी ऑल्सो, यानी सोशली उसको
प्रोड्यूस किया गया है, तो वो मिलनी भी चीज़ सबको चाहिए। तो इकोनॉमिक, ये आपने पढ़ा था ना, रशियन रेवोल्यूशन से आया था। तो ये सोशलिस्ट आइडिया भी हमारे में ऐड किया गया है। सेक्युलर का मतलब होता है वेयर ऑल द पीपल आर फ्री टू अडॉप्ट एनी रिलीजन एंड प्रैक्टिस द इक्वल रेस्पेक्ट ऑल्सो। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है वेयर द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री बाय वोटिंग सिस्टम। ये आप टेक्स्ट पढ़ सकते हैं, मैं आपको शॉर्ट इसका एक सिंपल टू द पॉइंट मीनिंग में आपको बताते चल रही हूँ। रिपब्लिक का मतलब होता है द हेड ऑफ द गवर्नमेंट स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पर्सन नॉट हेरिडिटरी पोजीशन। ये हर बार इलेक्ट होगा जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, तो यानी गवर्नमेंट रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, वो सिस्टम होता है रिपब्लिक सिस्टम। जस्टिस, हर चीज के लिए न्यायपालिका, जुडिशरी इज सुप्रीम इन आवर कंट्री एंड एवरी फाइनलाइज्ड डिसीजन इज गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट। एंड लिबर्टी, दैट एवरी पर्सन इज फ्री, राइट टू फ्रीडम हमको दिया हुआ है, दैट वी आर फ्री फॉर अवर थॉट एक्सप्रेशन, ओपिनियन, अवर ओवरऑल डेवलपमेंट, अपने लिए हम जो भी कर रहे हैं हम फ्री हैं। सो दैट लिबर्टी इज प्रोवाइडेड टू एवरीवन। इक्वालिटी, जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, द सोल ऑफ द डेमोक्रेसी इज इक्वालिटी एंड जस्टिस। ठीक है, सो इक्वालिटी वेयर ऑल द पीपल आर ग्रांटेड और गिवन इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज इन ऑल द फील्ड्स। एंड फ्रेटर्निटी मतलब भाई बंधु वाली भावना। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है मतलब सब मेरे भाई बहन हैं, ये वाली फीलिंग रखना। तो ये फ्रेटर्निटी, क्योंकि इंडिया इज अवर होम, मदरलैंड, एंड वी ऑल आर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। तो ये था फ्रेटर्निटी का कॉन्सेप्ट। तो ये फ्रेटर्निटी को यूज़ किया गया। तो ये सारे हमारी गाइडिंग वैल्यूज़ जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट पेज, जो प्रेम्बल है ना, उसी प्रेम्बल में ये मेंशन कर दिया गया है। इनको हम फिलॉसफी भी बोल सकते हैं, की वैल्यूज़ भी बोल सकते हैं, गाइडिंग वैल्यूज़ भी बोल सकते हैं। तो आपको ये सारे याद होने चाहिए। अब इंडिविजुअली आपसे सारे नाम भी पूछे जा सकते हैं। एंड एक्सप्लेन एनी 4, ऐसे करके आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है। सो क्लियर इट प्रॉपरली। ठीक है, इट्स ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसको अच्छे से आप कर लेंगे। गाइडिंग वैल्यूज़ और उनका मतलब क्या है, एक्सप्लेन एनी 3 आपको दिया रहेगा, तो वो आपको बताना रहेगा। Constitutional design. Now, constitution is very long and detailed document, therefore it need to be amended quite regular to keep and updated. ऐसा तो नहीं है कि कोई एक चीज़ है, अब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग पूरी कंट्री चल रही है, तो कंट्री में टाइम टू टाइम जो चेंजेस आते हैं अकॉर्डिंगली कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि जब ज़रूरत होगी इसमें चेंजेस किए जाएंगे थ्रू द पार्लियामेंट। Those who crafted the Indian Constitution felt that it has to be accordance with the people's aspiration and changes in the society. Yes, of course, हमने पीछे भी पढ़ा था कि कंसर्न लोगों के थ्रू आया है और उनकी एस्पिरेशन को ये फुलफिल करना चाहिए। They did not see it as the scared or static or the unalterable law. ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ लिख दिया और वो अगर अब अप्लाई नहीं भी होता है 100 साल बाद तो ऑफकोर्स हम फिर भी उसी को फॉलो कर रहे हैं। नहीं, अगर ज़रूरत है तो वो बदला जाएगा। So they made the provision to incorporate changes from time to time and these changes are called the constitutional amendment. तो अगर आपसे पूछा जाता है what do you mean by constitutional amendment? So changes done in the constitution in a period of time. ज़रूरत के अकॉर्डिंग, जब ज़रूरत होती है, समय के साथ साथ बदलते हैं, उन्हीं को हम बदलाव जो करते हैं उसी को हम अमेंडमेंट बोल रहे हैं। नेक्स्ट इज द इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि गवर्नमेंट कैसी होगी, कैसे बनाई जाएगी, लोगों के पास क्या राइट्स होंगे, काम क्या होगा, ये सब कुछ उसमें दिया है। इसके साथ ही इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन डिटेल किया हुआ है। इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हमारे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, जब हम पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो वहाँ पर हम ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट याद है ना, पिछली क्लास में पढ़ के आए हो, ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेचर का मतलब होता है लॉ मेकिंग, एग्जीक्यूटिव का मतलब है इम्प्लीमेंट जो कर रहा है, और जुडिशरी इज अबाउट द जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट जिसमें आता है। तो ये तीनों इंस्टीट्यूशन हमारे आते हैं किसमें, इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन की जब हम बात कर रहे हैं। तो ये कहना यहाँ पर ये चाहा है आपसे कि ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। लाइक ऑल अदर कॉन्स्टिट्यूशन, एयर वी आर हैविंग द प्रोसीजर फॉर चूजिंग द पर्सन टू गवर्न द कंट्री। हम अपनी गवर्नमेंट को खुद चूज़ करते हैं भाई। साथ ही हमें ये बताता है कि कब गवर्नमेंट बनेगी, कितने साल तक रहेगा। एंड इट पुट्स लिमिट टू व्हाट द गवर्नमेंट कैन डू। अपने मन से अब राजा बन गए या मतलब रूलर बन गए तो अब उनके हाथ में अथॉरिटी है, कुछ भी कर लेंगे, ऐसा नहीं है। वो कॉन्स्टिट्यूशन की लिमिट्स के बियॉन्ड नहीं जा सकते हैं। दैट इज ऑल्सो, दे आर ऑल्सो लिमिटेड, कंट्रोल्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। सो दीज इंस्टीट्यूशनल डिजाइंस आर ऑल्सो मेंशन्ड ओवर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हमारा छोटा सा चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन का, और यहाँ पर होता है ये कंप्लीट। तो ये था आपके सिविक्स का चैप्टर नंबर 2, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। यहाँ पर हमने इसको सिंपली एक्सप्लेन कर दिया है। मोस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज में डिमांड करते हैं तो इसलिए मैंने इसको हिंदी में ही बनाया हुआ है। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉमेंट मी, नीचे आप मुझे उस पर्टिकुलर लाइन को कमेंट कर सकते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं हुआ है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ऐसा इसमें कुछ है नहीं। सो वी समराइज द चैप्टर वेयर इट वाज रिक्वायर्ड, आई एक्सप्लेन द पॉइंट्स। तो ये आपका पूरा चैप्टर एग्जाम के लिए आसानी से प्रिपेयर हो जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में आपके साथ दोबारा से। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, एंड टू स्टे कनेक्टेड सब्सक्राइब द चैनल। सो टिल देन, बाय बाय।